हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर बेटा हम एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज का अगला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सक्रीशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को बेटा एकदम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, खासकर रेगुलेशन वाले टॉपिक में से तो बिल्कुल बनते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, एएनएफ का काम क्या है। मैं स्टेटमेंट्स तो रिवाइज करा रहा हूँ। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो तो मैं यहीं पे रिवाइज कर दूंगा, जैसे मैंने आपको बाकी एनसीईआरटी शॉटगन में रिवाइज कराया। ठीक है, लेकिन आपका भाई टास्क बनता है कि खुद से रिवाइज करके जाना। आपको बेटा आज वाले लेक्चर में से डायरेक्टली नीट में क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, बाकी बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल से। अदरवाइज नहीं भरोसा तो जाके चैनल को चेक कर लो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि कितना कंटेंट आपके लिए मैंने अपलोड किया हुआ है और कितना प्योर कंटेंट मैंने आपके लिए अपलोड किया है, कितना प्योर। ठीक है, बाकी आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए अब हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉमन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर। सबसे कॉमन तीन टाइप के कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं? तो एक तो होता है बेटा अमोनिया, दूसरा क्या होता है यूरिया, और तीसरा क्या हो गया यूरिक एसिड। ये सबसे कॉमन है। नेक्स्ट, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल कौन सा हो गया? तो मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल हो गया बेटा, 2 मिनट रुको जरा। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था पेन ने। चलो, नाउ मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल कौन सा हो गया बेटा? अमोनिया। अमोनिया। लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ अमोनिया इसको बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म याद रखना है आपको। लेंथ ऑफ किडनी बेटा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है 10 से 12 सेंटीमीटर, याद रखना है। वेट ऑफ ह्यूमन किडनी ह्यूमन बींग्स में पूछ रहा है तो 120 टू 170 ग्राम्स, ये भी याद रखना है। द नॉच ऑन द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस, तो बेटा किडनी में जो नॉच है उसी को बोलते हैं हाइलम। यहीं से सब कुछ अंदर और बाहर जाएगा, मतलब यूरेटर्स यहीं से बाहर आएंगी, रीनल आर्टरी वेन जो होंगी वो बेटा यहीं से एंट्री एग्जिट करेंगी। नेक्स्ट, फनल शेप स्पेस इन द किडनी इज कॉल्ड एज कैलिसिस। कैलिसिस बोलते हैं फनल शेप को। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको? प्रोजेक्शन ऑफ, 2 मिनट, फनल शेप स्पेस। अच्छा, स्पेस का पूछ रहा है, तो स्पेस तो क्या होगा? कैलिसिस जहां पे होता है उस स्पेस का पूछ रहा है, दैट इज पेल्विस। प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस, ठीक है, कॉल्ड प्रोजेक्शन जो होते हैं यहाँ पे उनको बोलते हैं कैलिसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। नेक्स्ट, आउटर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज, आउटर जोन क्या बोलेंगे किडनी का हम? दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ठीक है, किडनी क्या है तो हम एड्रीनल में भी देख चुके हैं, राइट। द इनर जोन ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज मेड्यूला। मेड्यूला बोलेंगे। नेम द कोनिकल मास ऑफ मेड्यूला, कोनिकल मास ऑफ मेड्यूला को क्या बोलेंगे बेटा? मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी पिरामिड, पिरामिड्स। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी, हर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 1 मिलियन के आसपास, याद रखना है। नेम द ब्रांच ऑफ आर्टरी विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, तो कौन सी है? ईफेरेंट। एफेरेंट लेकर आती है, ईफेरेंट लेकर जाती है। ईफेरेंट क्या? ईफेरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल, याद रखना। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विच इनक्लोज ग्लोमेरुलस इज, ग्लोमेरुलस को जो इनक्लोज करता है दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट Bowman's capsule। Bowman capsule। नेक्स्ट, ग्लोमेरुलस एंड Bowman's capsule टुगेदर इज फॉर्म, टुगेदर बेटा Bowman's capsule और ग्लोमेरुलस को साथ मिलके क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं मालफीजियन। मालफीजियन, इनको साथ मिलके बोलते हैं मालफीजियन बॉडी। ठीक है, मालफीजियन बॉडी, याद रखना। हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन, तो बहुत ही आसान हो गया, इसी को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। याद आ रहा है? लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, बहुत बढ़िया, हेनलेज लूप भी कहते हैं। डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन ओपन्स इन, दैट इज योर कलेक्टिंग
collecting duct. Next, loop of Henle is too short and remains very little into the medulla. बहुत कम, छोटा होता है और बहुत ही कम जाता है मेडुला के अंदर, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल. कौन सा नेफ्रॉन है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन. Loop of Henle comes deep in the medulla. Loop of Henle come deep in the medulla in. अच्छा ठीक है, लूप ऑफ हेनले किस में जाएगा? डीप एकदम, जिसमें लंबा होगा. किस में होता है लंबा लूप ऑफ हेनले? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. अगर आप आंसर कर पा रहे हो बिल्कुल अच्छी स्पीड पे, जिसपे मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो बहुत ही बढ़िया. आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि बेटा बहुत अच्छा जाने वाला ये वाला चैप्टर आपका नीट के अंदर. पक्का क्वेश्चन आएंगे, आप बढ़िया कर पाओगे क्योंकि आपने स्पीड बना रखी है. द प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स इन द मेडुला इज कॉल्ड एज. कॉर्टेक्स मेडुला में धस जाता है बेटा, उसको कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी. क्या बोलते हैं? कॉलम. रीनल कॉलम्स भी कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी. ठीक है. यू शेप वेसल रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, दैट इज वासा रेक्टा. वासा रेक्टा. RECTA रेक्टा. नेक्स्ट कह रहा है वासा रेक्टा इज एब्सेंट इन. वासा रेक्टा किस में नहीं होती है बेटा? वासा रेक्टा सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होती है. कॉर्टिकल नेफ्रॉन. ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होगी. नेक्स्ट, द एपिथेलियम सेल्स ऑफ बॉमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज पोडोसाइट. याद रखना है, पोडोसाइट. पोडोसाइट कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉमन कैप्सूल के एपिथेलियम होते हैं, ऐसे दिखेंगे और एक दूसरे में ऐसे इंटरटैंगल हो जाएंगे, और बीच में क्या प्रोवाइड करेंगे? बीच में प्रोवाइड करेंगे आपका स्पेस, स्लिट्स. और इन स्लिट्स के थ्रू क्या होता है बेटा? इन्हीं स्लिट्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस के लेवल पे. ठीक है. उसके बाद कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज रेगुलेटेड बाय जेजी सेल्स. ठीक है, या फिर जेजी एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में दो चीजें आती हैं. एक तो आती हैं जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के सेल्स, और साथ में मैक्यूला डेंसा. मैक्यूला डेंसा किसके सेल्स होते हैं? मैक्यूला डेंसा आर द सेल्स ऑफ DCT. डेंसा आर द सेल्स ऑफ DCT. याद रखना है. अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ GFR इज, तो GFR की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 180 लीटर पर डे. अब आप बताओगे ये पर मिनट कितनी वैल्यू होती है? कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी. नेक्स्ट, अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ DCT एंड एफेरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट. तो अभी तो बताया. ठीक है, DCT के सेल्स मतलब मैक्यूलर डेंसा, और एफेरेंट आर्ट्रियोल मतलब ग्लोमेरुलस के सेल्स. और ग्लोमेरुलस में भी कौन से? एफेरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, एफेरेंट आने वाला जो आर्टेरियोल है उसके सेल्स. याद है एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट क्या होता है? जल्दी देख लो. जिसका थिक होगा बेटा ल्यूमेन और लेकर आ रहा है, दैट इज एफेरेंट आर्ट्रियोल. और जो लेकर जा रहा है वो पतला होगा, दैट इज इफेरेंट. ठीक है, ये इफेरेंट, ये एफेरेंट. बहुत बढ़िया अगर आप कर पाए. तो क्या पूछ रहा है कि ये होता क्या है? दैट इज नथिंग बट जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. इस पे MCQ बनते हैं, इसलिए मल्टीपल क्वेश्चंस दिए यहां से. रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन, रीएब्जॉर्प्शन अकर इन ट्यूब्यूलर पार्ट. ठीक है, ट्यूब्यूलर एपिथेलियल पार्ट, epithelial cells या epithelial part. Next, PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium. बिल्कुल सच है, स्टार मार्क कर लेना, याद कर लेना. PCT proximal convoluted tubule is lined by simple cuboidal brush border epithelium. याद रखना. Now, how much electrolytes are absorbed by PCT of nephron? कितने इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब कर लेता है? NCERT लिखती है 70 to 80% एब्जॉर्ब कर लेता है. पॉइंट टू बी नोटेड. नेक्स्ट आपको बोल रहा है बेटा क्या कि द फ्लो ऑफ ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन इन द लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा फॉर्म्स काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म. याद रखना. नेक्स्ट, काउंटर करंट मैकेनिज्म इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम. बिल्कुल सच बात है बेटा. मेडुलरी इंटरस्टिशियम 300 से शुरू होकर 1200 तक जाता है. आपका यूरिन 1200 कंसंट्रेशन में निकलता है, ब्लड का कंसंट्रेशन होता है 300. 300 क्या? मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, इसे मोलैलिटी पढ़ते हो आप लोग, वैसे ही मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. तो ब्लड की कंसंट्रेशन इतनी होती है जबकि यूरिन की 1200 होती है. इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ह्यूमन बॉडी 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकती है. ठीक है, इसीलिए लिखा है कि 300 से 1200 तक ले जा सकती है. याद रखना है आपको. तो ट्रू हो गई ये स्टेटमेंट. तो चलो 32 की. नेक्स्ट हो गया बेटा आपका
33, द pH ऑफ यूरिन इज 6, ये याद रखना है आपको। ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, कितना यूरिया जो है एक्सक्रीट होता है बेटा, 25 से 30 ग्राम, इतना होना ही चाहिए, ठीक है, तभी ब्लड के अंदर यूरिया कम रहेगा। नेक्स्ट 25 से 30 ग्राम। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में। उसके बाद कीटोन यूरिया, याद आ रहा है, ये पढ़ाया हुआ मैंने आपको, ठीक है, ये मैंने आपको कहाँ पढ़ा है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो पढ़ाया था चैप्टर, उसके अंदर ये बताया था कि ग्लाइकोसूरिया और कीटोन यूरिया के होने से एक बीमारी होती है, वो बीमारी कौन सी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यही है, कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया इज इंडिकेटिव ऑफ, मतलब कीटोन यूरिया आ रहा है और ग्लाइकोसूरिया आ रहा है, तो कौन सी बीमारी को इंडिकेट कर रहा है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। चलो हिंट दे देता हूँ, डायबिटीज है, लेकिन कौन सा टाइप का डायबिटीज है आप बताओगे, ठीक है। चलो, हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय द लंग्स पर डे, एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, ये याद रखना, 18 लीटर्स, 18 लीटर्स। उसके बाद 18, उसके बाद प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज, अरे कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना, जैसे अभी पसीना आ रहा है तो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आ रहा है, गर्मी लग रही है। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड होने लगे तो इसी को बोलते हैं यूरेमिया, यूरेमिया। और यूरेमिया किसी को भी दिख रहा है, इसका मतलब किडनी ढंग से यूरिया फेंक नहीं पा रही है, हो सकता है किडनी फेलियर हो या दिक्कत हो गया हो। स्टोन्स और इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, तो ये तो बीमारी हो गया, दैट इज रीनल कैलकुलाई, कैलकुलाई, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट्स, ऑक्सलेट सॉल्ट्स बन जाते हैं बेसिकली यहाँ पे, पत्थर, पथरी बोलते हैं इसी को। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलो लो नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, याद रखना है आपको, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन किडनी फेलियर कंडीशन यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय दैट डैश प्रोसेस, तो ये तो बहुत आसान हो गया, किडनी फेल हो गया किसी के तो क्या करा लो बेटा, डायलिसिस करा लो, जिसको हम बोलते हैं क्या, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस करा लो, ठीक हो जाओगे। उसके बाद ठीक हो जाओगे मतलब आपकी बॉडी से एक्सेस यूरिया निकाल लेगी ये मशीन। उसके बाद अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, urea in dash and filter from the blood and excreted out as dash, तो अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर, किस ऑर्गन में हो रहा है बेटा, लिवर। और बॉडी से कौन बाहर फेंकता है उसको, किडनी। आपको याद रखना है आपकी बॉडी ना एक्चुअल में ऐसा होता है बेटा, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ना, अभी मैंने पढ़ाया था इसी लेक्चर में, आप चेक करोगे तो शुरू में क्वेश्चन कराया था, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया, तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ना ज्यादा पानी में घोल के फेंकना पड़ता है, वरना हल्का सा भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो अमोनिया एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको फेंकने के लिए पानी बहुत चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकती इतना पानी फेंकना, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल है। किनकी अफोर्ड कर सकती है, एक्वेटिक, इसलिए जो भी अमोनोटेलिक होते हैं ना, अमोनिया फेंकने वाले होते हैं, वो ज्यादातर एक्वेटिक मिलेंगे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, फिशेज, ये सब दिखेंगे आपको। जबकि हम जो है वो अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर सकते, लेकिन अमोनिया बन रहा है बॉडी में नाइट्रोजनस फेस, तो लिवर क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। वो साइकिल आपको पढ़नी नहीं है, उसको ऑर्निथीन साइकिल बोलते हैं, ऑर्निथीन पढ़नी नहीं है। तो लिवर कन्वर्ट करता है और फिर यूरिया को कौन फेंकता है, किडनी। तो अगर आप आंसर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आपको थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ है थर्ड, हाँ, थर्ड आपको कह रहा है कि किडनी सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक T12 एंड थर्ड लंबर, ठीक है, L3, तो T12 और L3 के बीच में, लंबर के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में किडनी लोकेटेड होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इज कॉल्ड, ठीक है, वही फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। इसका कुछ नाम था बेटा, वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मेडुला में घुस जाते हैं, ठीक है, इनका नाम बताओगे आप, क्योंकि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद देखो जरा, डैश इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफेरेंट आर्ट्रियोल विच इज फाइन ब्रांच ऑफ, ठीक है, तो डैश इज अ टफ्ट, तो ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस is a tuft of capillaries and formed by the afferent arteriole which is a fine branch of renal artery, renal artery, ठीक है, तो रीनल आर्टरी, अगर आप रीनल आर्टरी आंसर कर पाए तो बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि द इफेरेंट आर्ट्रियोल इमर्जेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इफेरेंट आर्ट्रियोल जो ग्लोमेरुलस से निकलेगा, ठीक है,
फाइन कैपिलरीज और नेटवर्क और टिब्यूल्स में बढ़ जाएगा और इसी को हम बोलते हैं क्या, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, पेरीटिब्यूलर टिब्यूलर कैपिलरीज, याद रखना है। तो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, और यही पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के केस में क्या कहलाती हैं, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा कहलाएंगी ये। डैश डैश एंड डैश आर द थ्री प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन यूरिन फॉर्मेशन। बहुत आसान नहीं हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन। शॉर्ट फॉर्म लिखी है, फुल फॉर्म आप लिखना, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉमन्स कैप्सूल कॉल्ड डैश आर अरेंज इन एन इंटीग्रेट मैनर। तो कौन से एपिथेलियल सेल्स होते हैं बॉमन्स कैप्सूल के, जो कि एक दूसरे में ऐसे फंस जाते हैं तो स्लिट बन जाती है। आपके लिए छोड़ दिया क्वेश्चन क्योंकि रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे ट्रू फॉल्स में आ गया था या किस में आया था, शायद फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, नहीं ट्रू फॉल्स में आया था या फिल इन द ब्लैंक्स में। आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा आंसर कर रहे हो कि नहीं, जस्ट टू चेक कि आप फॉलो करते हो चीजों को कि सिर्फ कथा सुनने आते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन। बेटा रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग सिस्टम रेनिन रिलीज करता है। ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड Na+ आर रीअब्सॉर्ब्ड, सही लिख रहा है वैसे तो, रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एनर्जी लगा के एब्जॉर्ब करती है बॉडी इनको, क्योंकि जरूरत है, तो एनर्जी लग रही है तब एब्जॉर्ब हो रहे हैं। टिब्यूलर सेल्स सिक्रीट डैश एंड डैश। तो जो टिब्यूलर सेल्स हैं वो क्या क्या चीजों को सिक्रीट करते हैं, H+ आयंस एंड पोटेशियम आयंस, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क कर लो। उसके बाद टिब्यूलर सिक्रीशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ डैश एंड डैश बैलेंस। तो टिब्यूलर सेल्स किन किन चीजों के बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। उसके बाद पीसीटी हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ, पीसीटी इज नथिंग बट प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल। किस किस चीज का एक्सक्रीशन होता है, तो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया है जिसमें एक्सक्रीशन शो किया हुआ है, H+ और H+ के साथ साथ K+ और K+ के साथ साथ H+, K+ एंड NH3 अमोनिया। ये तीन चीजें एक्सक्रीट करता है, जाके चेक करना, डायग्राम में मिलेगा, थ्योरी में भी लिखा हुआ है एक्चुअल में ये, ठीक है, थ्योरी में भी लिखा है, बट इस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज डैश एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज डैश टू वाटर। अच्छा, ये बताना है परमिएबल की इम्परमिएबल। पहले डिसेंडिंग लिम्ब पूछा ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल, जबकि असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। और ये याद रखना है, जो परमिएबल वाटर के लिए वो सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल होगा, और जो सॉल्ट के लिए परमिएबल है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा। सिंपल फंडा है, ठीक है। ऐसा है कि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सॉल्ट, एंड असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू सॉल्ट, NaCl, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये बार बार नीट में आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन आप चेक करोगे PYQs में आपको मिलेंगे ये स्टेटमेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि the kidney function is regulated by feedback mechanism involving dash and dash. तो feedback mechanism involving what? Involving hypothalamus, hypothalamus and juxtaglomerular apparatus. देख रहे हो juxtaglomerular apparatus कितनी बारी आ रहा है घूम फिर के। नेक्स्ट, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एक्टिवेट्स विच सिक्रीट ADH डैश, अच्छा एक्टिवेट डैश विच सिक्रीट्स ADH। तो अगर आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो क्या होगा बेटा, तो वो किसको एक्टिवेट किया जाएगा, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी के कौन से पार्ट को, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। नहीं समझ में आ रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का पूरा मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जाके चेक करो, ठीक है। आपका गन शॉट अपलोडेड है, जाके चेक करो, वहां से आपको पता चल जाएगा। सिक्रीट ADH विच प्रिवेंट्स व्हाट, विच प्रिवेंट्स डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब डाइल्यूट यूरिन को प्रिवेंट करेगा, एंड ऑल्सो इफेक्ट किडनी फंक्शन बाय इट्स डैश इफेक्ट, किडनी के फंक्शन को डैश इफेक्ट्स ऑन द ब्लड वेसल, तो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टरी यहां लिखता हूं, कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट, causes increase in blood pressure and causes increase in what, causes increase in GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ANF कॉज, ANF क्या करेगा, वेजो डायलेशन करता है बेटा, वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल को ऐसे कर देगा, थोड़ा सा खोल देगा। नेक्स्ट, फॉल इन GFR एक्टिवेट JG सेल्स टू रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन इनटू एंजियोटेंसिन 1, याद रखना है, एंजियोटेंसिन 1
एंजियोटेंसिनोजेन 2 इज अ पावरफुल डैश, एंजियोटेंसिनोजेन 2 इज अ पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, कॉजेज इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, कॉजेज इंक्रीज, अच्छा ये रहा, कॉजेज इंक्रीज इन डैश, कॉजेज इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, होता कुछ ऐसा है बेटा कि लेट अस कंसीडर आपकी बॉडी का ना बीपी कम चला गया, बीपी लो चला गया, उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो सिस्टम एक्टिवेट होगा दैट इज रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपका जो जैसे ही बीपी कम जाएगा ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, दो चीजें आती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्लोमेरुलस के सेल्स, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के, और मैक्यूलर डेंसा डीसीटी के सेल्स, जहां पे चिपके होते हैं आपस में, वहां से एक केमिकल रिलीज होता है रेनिन, रेनिन जाके एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिन 1 को, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिनोजेन लिवर सिक्रीट करता है, ये एंजियोटेंसिन 1 आपके लंग्स में जाके, एक एक बात ध्यान से सुनना, लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन पेपर में आ सकता है, लंग्स में जाके एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 2 तो काम कराएगा, एक तो एक खुद वेजो कंस्ट्रिक्टर है तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करा देगा, ल्यूमेन पतला हो गया, बीपी बढ़ जाएगा, दूसरा ये एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा देता है बेटा, कहां से, आपके उससे एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एल्डोस्टेरोन किडनी पे आके बेटा बीपी इंक्रीज करने का काम करेगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करता है तो बीपी इंक्रीज करेगा, याद रखना है। एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्ट्स ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज, यही बताया, एल्डोस्टेरोन क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द डैश एज इट्स गेट फिल्ड विद यूरिन, तो बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। नेक्स्ट आपको बोल रहा है स्ट्रेचिंग रिसेप्टर सेंड सिग्नल टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम गिव्स मैसेज टू मोटर नर्व टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन इन, टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मिक्सचरेशन दिया हुआ है पूरा, स्मूथ मसल्स, साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ डैश, डैश किसका रिलैक्सेशन हो जाएगा, आपके डैश कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर क्या है बेटा, वो वॉल्व जो कि खुलेगा बाद में जाके, ठीक है, इसको यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी कहते हैं, जो कि खुलेगा तो यूरिन बाहर निकलेगा, ऐसा है। अब इसको मैच कर लेते हैं जल्दी से, वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में तो किडनी होती है, ठीक है, और क्या हो गया, अर्थफॉर्म, अर्थफॉर्म नेफ्रीडिया दिख रहा है मुझे साफ साफ, प्लेटीहेलमिन्थिस, फ्लेम, ऐसे याद कर लो, प्लेट, फ्लेम्स के ऊपर प्लेट पड़ी है, प्लेट ऑन फ्लेम, ऐसा है। क्रस्टेशियंस, ग्रीन ग्लैंड, क्रस्टेशियंस, कॉकरोच, मल्फीजियन बॉडी, ठीक है, तो मल्फीजियन बॉडी, कॉकरोच, तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एबीसीडी देख लेते हैं, ये तो हो गए बेटा कॉलम ऑफ बर्टीनी या रीनल कॉलम्स, रीनल कॉलम्स, ठीक है, यही बताना है, बाकी रीनल कैप्सूल, कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस वो रीजन, ठीक है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, यूरेटर्स, ये हाइलम हो गया पूरा रीजन जैसे एंट्री और एग्जिट होती है, और आपका मेडुलरी पिरामिड्स, पिरामिड्स में बांट दिया मेडुला को किसने, रीनल कॉलम्स ने, याद रखना है। व्हाट इज ए इज एफेरेंट आर्टेरियोल, इसी को तो चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे, एफेरेंट आर्टेरियोल, ये हो गया इफेरेंट आर्टेरियोल, पीसीटी दिख रहा है, ये क्या हो गया फिर, ये हो गया डीसीटी, बहुत ही आसान है, तो डीसीटी, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। व्हाट इज दिस, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो हेनले लूप बनाता है, और वासा रेक्टा। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको दिख रहा है, वही जो मैं बता रहा था आपको, देखो अमोनिया, H प्लस, के प्लस, ये सब चीजें दिख रही हैं आपको, साथ में व्हाट इज ए, दिस इज यूरिया, यूरिया बॉडी रीएब्जॉर्ब भी कर रही है वापसी, यस, क्योंकि बेटा यहाँ पे इनर मेड्यूलर इंटरस्टिशियम का इतना हाई कंसंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर मेंटेन करने के लिए यूरिया जरूरी होता है, अगर ज्यादा होने लगेगा तो यूरिया फेंक देगा, फिर जब चाहिए होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक साइकिल चलती है ऐसे वाली यूरिया की, ठीक है, यहाँ पर तो यूरिया है ए, बाकी चीजें भी देख लेना जरा, थिन सेगमेंट, थिक सेगमेंट, सोडियम क्लोराइड क्यों जा रहा है, क्योंकि परमिएबल टू सॉल्ट, इम्परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बेटा हमने ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है ढंग से, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हमारी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटा एक ही बारी के अंदर अब खत्म हो चुकी है, देख लेना, अगर आपका कोई भी लेक्चर बचा है तो देखना मत भूलना बेटा एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज, अदरवाइज जब नीट का पेपर दे के आओगे तो आके आपको सिर्फ अफसोस होगा जब बाकी बच्चे बताएंगे कि एक्चुअल में सर ने जो पढ़ाया वो स्टेटमेंट्स डायरेक्टली हमको नीट के पेपर में दिखी,
सीधा आपको बेटा यहाँ पर फायदा मिलेगा, सीधा मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ से इतने क्वेश्चंस दिखेंगे आपको नीट के पेपर के अंदर कि आप हैरान हो जाओगे, आपको लगेगा भैया आप ही ने बनाया क्या पेपर, पता नहीं चल रहा है, ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, बाकी इन लेक्चर्स को बेटा मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा, अभी भी रात के लगभग 1:30 बजने वाला है, 1:30 पौने 2, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को लाइक लाइक कर देना, अपने रिव्यूज़ दो इसके ऊपर, नीट से आकर तो रिव्यू ज़रूर देना, ठीक है, कि कैसा लगा आपको, पेपर कैसा गया और क्या इन लेक्चर्स ने आपकी हेल्प करी कि नहीं करी, जरूर देना बेटा, जरूर देना, ठीक है, अगर आपने एक भी वीडियो लेक्चर देखा है और आपकी हेल्प हुई है तो। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो बेटा, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप ही हो वो छोटा सा मेरा स्ट्रेंथ जो कि फैलाने का काम करेगा, जो एम्पलीफिकेशन करेगा इन वीडियोस का, डायरेक्टली नहीं होता है कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, और तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।